अस्सलाम वालेकुम। आई की ऑस्पी स्टार्ट करते हैं हम। ये यूएचएस की पास्ट ऑस्पी के क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एमन ब्लॉग को क्रेडिट जाएगा, वहाँ से ये पीडीएफ मैंने लिया है। अच्छा, बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएचएस की ऑस्पी कुछ साल पहले तक जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती थी और उसके बाद सिस्टम चेंज हो गया और फिर हर कॉलेज अपनी ऑस्पी जो है वो दिया करता था। लेकिन अब 2022 से दोबारा से सेंट्रलाइज ऑस्पी का सिस्टम जो है वो यूएचएस ने इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसका ये मतलब होता है कि हर कॉलेज में जो एक दिन की ऑस्पी है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे जो बैच ए है हर कॉलेज का जो सेम डे जिनकी ऑस्पी हो रही है वो एक ही पेपर आता है, यूएचएस की तरफ से आता है, वहीं पे यूएचएस के दिए के टाइम पे खुलता है और उसके बाद उसको उसी तरह से सील करके दोबारा यूएचएस को भेज दिया जाता है। तो अब जैसे कि रिटर्न्स में हमारे पास होता था कि यूएचएस के पास पेपर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखते थे, हम उनको फॉलो करते थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते थे हमारे पास। तो ऑस्पीज़ में भी अब ये वाला सिस्टम देखा गया है इस साल। मोस्टली ये जो ऑस्पीज़ थी जो यूएचएस के पास्ट पेपर्स की, इन्हीं के क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो अब जब तक ये सिस्टम रहता है तो आप लोग जो है इसी ऑस्पी को प्रिपेयर किया करें, तो इंशाल्लाह आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें होंगी जो एक्स्ट्रा बुक से करने वाली होंगी वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ कवर कराऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो पिक्चर दिखाई हुई है आईलिड को, अपर आईलिड को एवर्ट किया हुआ है और एक आउटग्रोथ हमें नज़र आ रही है जिसको 2 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सर्जिकली एक्साइज किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि लिडलियन है क्या, ये क्लेजियन है। इसको स्टाई से आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्टाई जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और उसमें आपको आईलिड पे जो पस पॉइंट है वो बहुत वाज़ा नज़र आ रहा होता है। इस पर आपको कोई पस पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है, एक बॉल लाइट जस्ट आउटग्रोथ नज़र आ रही है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और ये क्लेजियन है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का पूछा हुआ है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली जो ऊपर आप देख रहे हैं एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे हमारे पास क्लेजियन क्लैम्प है और नीचे जो नाइफ़ है वो बार्ट पार्कर नाइफ़ है। तो इसकी पिक्चर्स मैं आपको अलग से भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास जो है वो क्लेजियन क्लैम्प है। ये हमारे पास एक हुक लाइक जो इसकी यहाँ पे जो है वो स्पेस है वो क्लेजियन को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए यूज़ होती है। और दूसरा इसका यूज़ ये भी है कि ये हीमोस्टेसिस प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द सर्जरी, ताकि जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। जो बैक साइड है उसको आईलिड की दूसरी जो है पिछली साइड पे फिक्स किया जाता है और इस तरह से जो है ना वो ड्यूरिंग द सर्जरी क्लेजियन मूव नहीं करता और उसको एक्सरसाइज करना जो है वो आसान हो जाता है। इसकी एक दो और पिक्चर्स देख लेते हैं। इस तरह से ये नज़र आता है। ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आपको अलग से भी देकर पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करें और इसके यूजेस बताएं। ये हमारे पास एक्चुअली बार्ट पार्कर नाइफ है, इस तरह से होती है ये। उसके बाद उन्होंने एनेस्थीसिया का पूछा है कि इस एरिया को एनेस्थेसाइज कैसे करेंगे हम सर्जरी से पहले। तो उसके लिए हमने बेसिकली जो है वो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया कॉमनली यूज़ होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है। ज़ाइलोकेन या लिडोकेन जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, लोअर लिड के करीब है, लेकिन यहाँ पे इसकी अपीयरेंस काफ़ी डिफरेंट है उस वाले से। सबसे पहले उसने इसके फ़ीचर्स पूछे हैं, तो आपको ग्रॉसली जो भी फ़ीचर्स 2-3 नज़र आ रहे हैं वो आराम से लिख सकते हैं, जिस तरह की भी लियन आपके पास आ जाए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक तो ये ब्लैकिश है, उसके अलावा इसके मार्जिन आपको रोल्ड नज़र आ रहे होंगे। एक तो रेज्ड है, दूसरे रोल्ड है मार्जिन इसके, और ब्लैक पिगमेंटेशन हुई हुई है हर तरफ। लोअर लिड तो इन्वॉल्व है ही। ठीक है, फिर हम आते हैं डायग्नोसिस पे। तो ये टिपिकल जो है वो अपीयरेंस है बेसल सेल कार्सिनोमा की, और ये अपनी सरफेस से रेज भी हुआ हुआ है। इसका जो पेप्यूल है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये रेज्ड सरफेस दिखा रहा है। उसके बाद इसकी मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट पूछा गया है, तो हमें बताइए कि इसकी जो सर्जरी और रेडिएशन हम मेनली यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास जो है वो माइक्रो सर्जरी, ब्रेकी थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी यूज़ हो सकती है। इम्यूनोथेरेपी में आप टॉपिकल इमिक्यूमोड जो है वो क्रीम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पूछी हैं तो आप बस सर्जरी और रेडिएशन लिख सकते हैं, काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे एक आपको येलोइश सी अपीयरेंस नज़र आ रही होगी। आई के ऊपर एक, आईलिड के ऊपर, दोनों आईलिड्स के ऊपर एक ग्रोथ है येलो कलर की। ये ग्रोथ जो है ये इसको हम ज़ेंथिलिज्मा बोलते हैं। अब उसने पूछा है कि ये किस लेयर ऑफ द स्किन में सिचुएटेड होती है। बेसिकली ये एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होती है।
होती है क्यों है ये जब ब्लड में लिपिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, उसकी वजह से हमारे पास इस तरह की लीजन्स अपीयर होती हैं आईलिड पे। उसके अलावा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ये सारी चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन मेनली जो है वो लिपिड के लेवल्स हमारे पास इसका कंट्रीब्यूटरी कॉज ज़्यादातर देखा गया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस पूछी हैं, तो वही आप लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे इस तरह के पेशेंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं पिक्चर में। यहाँ पे उन्होंने हमें दिखाई हुई है एक जो है वो आई है, इसमें इन्होंने हमें आई दिखाई हुई है जो काफ़ी स्वॉलन नज़र आ रही है आपको, और रेडनेस हर तरफ है। इसमें सबसे पहले फाइंडिंग्स पूछी हुई हैं, साफ नज़र आ रहा है कि रेडनेस है, आप एरिदिमा लिख सकते हैं। स्वोलन जो है वो लिड मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं। आई लैशेज़ के ऊपर आपको स्केल्स नज़र आ रहे होंगे, येलो क्रस्ट, एक्जुडेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स उन्होंने पूछा हुआ है, तो ब्लेफराइटिस की टाइप्स होती हैं, इंटीरियर ब्लेफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस एंड सेबोरिक ब्लेफराइटिस। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पूछी हुई है। इसकी ट्रीटमेंट ज़रा मैं डिटेल से बता देती हूँ, इसमें 1-2 पॉइंट्स आप लोग ऐड कर लें। सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट से जो है वो इसको ट्रीट करके इसके क्रस्ट को रिमूव करते हैं। उसके बाद आपने बेबी शैम्पू जो है वो यूज़ करना होता है 2%, ताकि अच्छी तरह से आईलिड्स जो है वो वॉश हो जाएं। हाइजीन का ख्याल रखना होता है। एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड क्रीम्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है लोअर आईलिड वो इन्वर्ट हुई हुई है, अंदर की तरफ गई हुई है। एंट्रोपियन है लोअर लिड का। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि जब भी आप लिड को देखेंगे ना, तो आप आईलैशेस को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पिक्चर है इसलिए इतनी वाज़िया नहीं है पीडीएफ में, तो आपको अगर डायरेक्ट जब पिक्चर दिखाई जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नज़र आ रहे होंगे आईलैशेस भी, तो वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आँख के साथ टच हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फिर एंट्रोपियन है। कॉज ऑफ दिस कंडीशन क्या है हमारे पास, ये हमें ओवरऑल पिक्चर से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ओल्ड एज या सेनालिटी जो है वो कॉज है इसका। ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास स्पेस प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू हम जो है वो इसकी इवर्जन करते हैं। आईलिड को बाहर की तरफ जो है वो बेसिकली जो है वो खींच देते हैं, ताकि जो है वो आईलैशेस आई बॉल को डैमेज ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास इन्होंने यहाँ पे डायग्नोसिस पूछा हुआ है। ये तो हमारे पास काफ़ी कॉमन है, हमने रिटन्स में भी इसको प्रिपेयर करते हुए ज़रूर देखा होगा। ये हमारे पास वेंडल के टायर है या स्प्रिंग के टायर है। क्रोनिक एलर्जिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस हम इसको बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें बेसिकली स्टेरॉइड्स हैं। उसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स आ जाते हैं। उसके अलावा मास सेल स्टेबलाइज़र आ सकते हैं, कंबाइंड थेरेपी भी दे सकते हैं हम, इम्यूनोसप्रेसर्स दे सकते हैं लाइक साइक्लोस्पोरिन, और उसके अलावा स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड इंजेक्शन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। इन केस उन्होंने सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस ना पूछी हो, ज़्यादा ड्रग्स पूछी हो, तो ये सारा आप लिखेंगे। उसके बाद इसकी कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस केरेटोकोनस और कॉर्नियल अल्सर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास सब कंजक्टाइवल हेमरेज है। ये जो रेडनेस आपको नज़र आ रही है कंजक्टाइवा में, बेसिकली ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज होता है। कॉजेज़ इसके क्या हैं, तो इसके कॉजेज़ में हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज या तो ट्रॉमा होगा या हाइपरटेंशन होती है। उसके अलावा हमारे पास कफ है या बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेनिंग हो गई है उसकी वजह से भी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। ब्लड डिस्केरियसिस भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस वही रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस आप करवाएंगे। आप इसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर लिखेंगे। उसके अलावा आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए जो है वो चेक करेंगे, ब्लड पिक्चर करवाएंगे, सीबीसी और ब्लड डिस्केरियसिस को चेक करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सी फ्लैशी आउटग्रोथ आपको नज़र आ रही है आँख पे। अच्छा, ये जो आउटग्रोथ है हमारे पास ये बेसिकली टेराइगियम है। उसके बाद उसने विजन का पूछा है, तो हमें पता है कि ये एस्टिग्मेटिज्म और कॉर्नियल ओपेसिटी बेसिकली कॉज करवाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो विजन पुअर हो जाता है। तो उसके बाद उसने इसके सर्जिकल ऑप्शंस पूछे हैं, तो सर्जिकल ऑप्शंस में बेसिकली 3 होते हैं। या तो हम इसे सिंपल एक्सीजन से रिमूव कर सकते हैं, एक्सीजन विद म्यूकस क्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, या एक्सीजन विद माइटोमाइसिन सी की एप्लीकेशन, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हमारे पास उसने जो है आईलिड को दोबारा इवर्ट करके दिखाया गया है। आपको ये वाइटिश सी लाइन नज़र आ रही है और स्कारिंग सी नज़र आ रही होगी। तो उन्होंने इसका डायग्नोसिस पूछा है। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्रॉनिक ट्रैकोमा है, ये बेसिकली हमारे पास सिकाट्रेशियल ट्रैकोमा है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पूछी हुई है, तो हम यहाँ पे जो है वो एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन
उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये हमारे पास क्या क्या कॉज करवा सकते हैं, हमारे पास एंट्रोपियन कॉज करवा सकते हैं, ट्रिकियासिस कॉज करवा सकते हैं। देन हम आते हैं यहाँ पे, हमें आई पे अगर हम देखें तो आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाइटिश सरफेस के ऊपर वाइट स्पॉट्स हैं, आउटग्रोथ्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये उन्होंने पूछा है कि बल्बर कंजक्टिवा पे आपको जो लियंस नज़र आ रही है ये एक्चुअली क्या है। ये हमारे पास बाइटोट स्पॉट्स होती हैं और ये हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होते हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ऑब्वियसली विटामिन ए को बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ करवाने की ज़रूरत होती है, तो हम जो है वो इंजेक्शन ऑफ सप्लीमेंट्स करवाते हैं जिनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है कि कॉर्निया के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये एक्चुअली फॉरेन बॉडी है और अब उसने इसका ट्रीटमेंट पूछा है हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो इसको लोकल एनेस्थीसिया देकर नीडल से रिमूव करते हैं मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप के साथ। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हम इसके लिए क्या प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि कोई भी जो है सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद हमें प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़रूर प्रिस्क्राइब करनी होती हैं, अदरवाइज़ कोई अल्सर या इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं।